हमारी सबसे बड़ी ताकत है लोकतंत्र। लेकिन हम जानते हैं कि हमने लोकतंत्र को मत पत्र तक सीमित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तैयार हुए नए संसद भवन का विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के मौके पर 28 मई को उद्घाटन होगा। सावरकर को अपना आदर्श मानने वाले पीएम मोदी खुद ही उद्घाटन करेंगे। आदिवासी बैकग्राउंड की भारतीय गणराज्य की मुखिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं की गई हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री सेंगोल नाम के कथित राजदंड प्रतीक को भी धारण करेंगे। यह सब सियासी गलियारे में फिलहाल विवाद का विषय है और 19 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को आमंत्रित न करने और उनसे उद्घाटन न कराने को लेकर समारोह का बहिष्कार कर दिया है। पूरे ही मामले में देखा जाए तो सरकार की ओर से प्रतीक के माध्यम से जो हो रहा है वह सब आपस में काफी गुथा हुआ है। इस बात को सेंगोल के जरिए बखूबी समझा जा सकता है। क्या नए संसद भवन का उद्घाटन अवसर पर राजदंड प्रतीक सेंगोल का प्रधानमंत्री द्वारा धारण करना लोकतंत्र की भावना को प्रकट करता है? हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सेंगोल के बारे में जानते हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया के एंकर सेंगोल का सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि सबसे पहले सेंगोल को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सत्ता के अंतिम वायसराय माउंटबेटन से ग्रहण किया था जब सत्ता हस्तांतरित हुई थी। सेंगोल के बारे में यह भी बताया जा रहा है यह प्राचीन चोल साम्राज्य का राजदंड प्रतीक था। असल में यह दोनों ही बातें सामंतवादी राजतंत्र को गौरवान्वित करने वाली है। लोकतंत्र में आज इसका कोई महत्व नहीं। पंडित नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राजदंड सौंपा गया। क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र ही था जिसके सामंती नखरे आज भी मौजूद हैं। ऐसे राजतंत्र वालों के लिए सत्ता लोक सहमति के आधार पर नहीं, ठूंठ जैसे किसी डंडे मुकुट जैसी चीजें होती है। वहां महारानी, महाराजा और प्रिंस जैसे पद आज भी कायम है। दुनिया भर में लूट मार और हत्याकांड करने वाले गिरोह की सरदार कथित महारानी कुछ अरसे पहले मरी तो उनमें आस्था रखने वालों ने झंडे तक झुका दिए। साल 1947 में ब्रिटेन ने अपनी राजतंत्रीय मानसिकता के हिसाब से पंडित नेहरू को राजदंड दिया जब भारतीय गणतंत्र के निर्माण की शुरुआत भी नहीं हुई थी। ना संविधान बना था और ना ही लोक से निर्वाचित कोई सत्ता थी। पंडित नेहरू ने यह राजदंड ग्रहण कर कांग्रेस के सामंती दबदबे को जाहिर किया। फिर शुरू हुआ लोकतंत्र का निर्माण। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद राजतंत्र, राजदंड, राजागिरी, रानीगिरी खत्म हो गई। राजा नवाब खानदान वालों को हम सब ने जेल जाते देखा है। अपनी पार्टी के नेताओं के बैग ढो रहे बेचारे। लोकतंत्र ने राजतंत्र को उसकी हैसियत बता दी कि उनका युग खत्म हो चुका है। आज राजा और राजदंड का कोई मतलब नहीं है, ना ही इनको ग्रहण करने वाला राजवंश चलाने वाला हो सकता है। ऐसे राजदंड का उपयोग सिर्फ इतना हो सकता है कि ये संसद के किसी कोने में पड़ा रहे या फिर इसको इतनी पावर दे दी जाए कि जिसके हाथ में आए वही प्रधानमंत्री बन जाए और मतदान जैसी प्रक्रिया रद्द हो जाए। टीवी चैनल के एंकर कह रहे हैं कि सेंगोल चोल साम्राज्य का प्रतीक राजदंड है। अच्छी बात है, लेकिन क्या चोल साम्राज्य भारतीय गणतंत्र या लोकतंत्र से मेल खाता है? भारत के प्राचीन इतिहास के अंतिम छोर पर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच रहे चोल साम्राज्य का इतिहास बताता है कि उनके शासनकाल में ब्राह्मणों को ज्यादा अधिकार प्राप्त थे और समाज के बाकी लोगों से खुद को श्रेष्ठ दिखलाने के लिए अलग से बस्तियां बनाना शुरू कर दी गई थी। सामाजिक व्यवस्था को ब्राह्मणवादी धर्मशास्त्रों के आदेशों और आदर्शों के हिसाब से चलाने की कोशिश होती थी। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में शास्त्रों के आधार पर नीची जातियों के लिए जीविका का निर्देश दिया गया।
उच्च वर्ग के पुरुष बहुविवाह करते थे, सती का प्रचार था, मंदिरों में देवदासियां रहा करती थी, समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, दासों की कई कोटियां होती थी, तमिल धार्मिक पद वेदों जैसे पूजित होने लगे और उनके रचयिता देवता स्वरूप माने जाने लगे। युग के धार्मिक जीवन में मंदिरों का विशेष महत्व था। छोटे या बड़े मंदिर चोल राज्य के प्रायः सभी नगरों और गांवों में इस युग में बने। मंदिरों के स्वामित्व में भूमि होती थी और कई कर्मचारी इनकी अधीनता में काम करते थे। चोल ही नहीं, उनके समकालीन शासकों के राज्यों में ब्राह्मण धर्म उन्नति पर था। चालुक्य नरेशों ने भी मंदिर बनवाए, वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान करवाया और ब्राह्मणों का उन्होंने आजीवन सत्कार किया। इसके बाद सल्तनत काल शुरू हुआ और फिर उपनिवेश काल और फिर संविधान ने सभी गैर लोकतांत्रिक राजतंत्रवादी ब्राह्मणवादी परंपराओं को खारिज कर दिया। लोक को सबसे ऊपर कर दिया। प्राचीन सभ्यता और लोक को सर्वोच्च रखकर शासन करने वाली, शांति समानता का प्रचार करने वाली सबसे ताकतवर विरासत सम्राट अशोक के धम्मचक्र, सिंह, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीकों ने राज्य चिन्ह की जगह ले ली। क्या भारत के लोकतंत्र में स्थापित राज चिन्ह की जगह किसी ब्राह्मणवादी क्षेत्रीय राजा के राजदंड को दी जा सकती है, जिसके राज में देवदासी जैसा कलंक रहा हो, जिसको रोकने के लिए संविधान को डंडा चलाना पड़ा हो? लेकिन विनायक दामोदर सावरकर को यही पसंद था और उनकी शासक पीढ़ियों को भी यही पसंद है। ये पसंदगी कहां तक जा सकती है, अंदाजा लगाइए। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों।